Hello students, welcome to our channel DS Uni Biology. Today's chapter is plant water relations and topic is pressures. अर्थात आज हम पढ़ेंगे कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दाब जो कि जल पादप जल संबंध में हमारे काम में आने वाले हैं। अब देखिए, इन दावों को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमको जाननी होंगी। कुछ बेसिक चीज़ ऐसी हैं जिनके बिना इन दाव को पढ़ना संभव नहीं है। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि दाव क्या होते हैं और कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज दावों में 3 प्रकार के दाव हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है हमें ऑस्मोटिक प्रेशर अर्थात परासरण दाब। परासरण दाब के बाद में हम पढ़ेंगे स्थिति दाब। स्थिति दाब एवं भित्ति दाब अर्थात टर्गर प्रेशर एंड बॉल प्रेशर। ठीक है। और एक हमें पढ़नी है डीपीडी अर्थात विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता। देखिए, इन दावों को पढ़ने के बाद में इनमें कुछ हम रिलेशंस क्रिएट करेंगे जो इनके मध्य में होते हैं और इन रिलेशंस को पढ़ने के बाद में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जल विभव वाटर पोटेंशियल। उसके बाद में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जिसको करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन वो न्यूमेरिकल बहुत कठिन होते हैं, बट हम बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे लिए न्यूमेरिकल करना बहुत ही सिंपल होगा। अब देखिए, परासरण दाब क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि परासरण क्या होता है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो जल के अणु होते हैं, विलायक के अणु, उन पर जो विलय होता है वो अर्धपारगम झिल्ली से बाहर जाने हेतु एक दाब लगाता है। परासरण क्या होता है? परासरण यही होता है कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए विसरण क्या है? परासरण है। अब हम पढ़ेंगे परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये प्रेशर हमको पढ़ने हैं तो आप याद रखेंगे। इस लेक्चर में हम दाब कंप्लीट करेंगे, कौन कौन से दाब हैं जो कि कोशिका में जल को प्रभावित करने के लिए आवश्यक होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं परासरण दाब। देखिए, जैसा कि हमको पता है, हम मान लेते हैं ये कोई पात्र है, इसमें मध्य में क्या है? ये है सेमी परवेयल मेम्ब्रेन, एसपीएम हम ले लेते हैं। परासरण दाब को इसके माध्यम से हम समझेंगे। ये क्या है? एसपीएम है। इसमें क्या है? विलयन कोई भरा हुआ है। अब विलयन है तो सामान्य सी बात है, विलयन में विलय एवं विलायक दोनों प्रकार के अणु होंगे और देखिए जो अणु होंगे उनके मध्य में क्या क्रियाएं होती हैं। अब देखिए, जो विलायक के अणु होते हैं सामान्यतः हमें पता है कोशिका में क्या पाया जाता है? सामान्यतः कोशिका में विलायक के रूप में शुद्ध जल पाया जाता है, प्योर वाटर पाया जाता है। अब देखिए, जो वाटर है उस पर विलय के अणुओं द्वारा एक दाब लगाया जाता है, जो दाब क्या करता है? इस अर्धपारगम झिल्ली में से दूसरी तरफ जो गोल है उसमें जाने के लिए उनको क्या करता है? फोर्स करता है कि वो उधर नहीं जाए। तो हमें जब पता चलेगा कि यहाँ जो विलय के अणु हैं, हम कह सकते हैं कि विलय के अणुओं द्वारा, या आप सामान्य रूप से सीधा ये कह सकते हैं कि विलायक के अणुओं पर लगाया गया ऐसा दाब जो उसे दूसरी तरफ अर्धपारगम झिल्ली के दूसरी तरफ स्थित गोल में प्रवेश करने से रोके, वह दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, आप कह सकते हैं वह दाब जो शुद्ध जल को दूसरी तरफ स्थित गोल में से जाने से रोके, वो क्या होगा? परासरण दाब होगा। परिभाषा आप देख सकते हैं, वह दाब जो विलायक के अणुओं को, सॉल्वेंट जो होता है, विलायक के अणुओं को एसपीएम से अर्धपारगम झिल्ली से दूसरी तरफ स्थित
घोल में प्रवेश करने से रोके, घोल में प्रवेश करने से रोकने हेतु आवश्यक होता है, वह क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। यह विलायक के अणुओं पर किसके द्वारा लगाया जाता है? विलेय के अणुओं द्वारा लगाया जाता है। और इसे रिप्रेजेंट किसके द्वारा करते हैं? इसे रिप्रेजेंट हम करते हैं यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओपी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओपी से। देखिए ओपी का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है। एक चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे कि ओपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो विलेय के अणु होते हैं उनके क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात विलेय के अणुओं को जिस जिस प्रकार से हम बढ़ाएंगे उसी प्रकार से परासरण दाब में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब किस प्रकार से होगी वृद्धि, ये चीज भी आपका टॉपिक नहीं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जिस प्रकार से विलेय के अणु जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? विलयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, विलयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, विलयन गाढ़ा होता जाएगा, तो विलेय के अणु क्या होते जाएंगे? अधिक होते जाएंगे, और विलायक के अणु कम होते जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा? दोनों तरफ जो घोल है उनमें स्तर समान हो जाएगा और गति रुक जाएगी। यही परासरण दाब है जो विलायक के अणुओं को दूसरी ओर स्थित घोल में जाने से रोकता है। ये क्या है? एक चीज और आप याद रखेंगे कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसे जल विभव में हम फाई पी भी कहते हैं, दाब विभव भी इसे हम बोलते हैं। प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है वो जल विभव में हम डिटेल में करेंगे, और डिटेल में करने के बाद में हमें ये भी पता चल जाएगा कि परासरण दाब और जल विभव दोनों आपस में किस प्रकार से संबंधित होते हैं। ये केवल आप यहाँ पर याद रखेंगे कि परासरण दाब को दाब विभव भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है बहुत ही आसान है, और जो दूसरा दाब है वो है आपका भित्ति दाब एवं स्फीति दाब, बॉल प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर, टीपी एवं डब्ल्यूपी, अर्थात स्फीति दाब, स्फीति एवं भित्ति दाब। देखिए कोशिका के माध्यम से हम इसको समझेंगे। ये कोई कोशिका है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? ये मैट्रिक्स जीव द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है। बाहर की तरफ जो परत पाई जा रही है वो पाई जा रही है, इसे कहते हैं हम कोशिका भित्ति। इसी उदाहरण से हम दोनों परिभाषाओं को क्लियर करेंगे। और अंदर की तरफ जो पाई जा रही है इसे हम कहते हैं कोशिका कला या प्लाज्मा, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी हम इसे बोल सकते हैं। ये अंदर की तरफ पाई जा रही है। देखिए ये जो सेल है इस पर हम पहुंचेंगे, दोनों दावों को हम क्लियर करेंगे, लेकिन इससे पहले ये देखिए आप दो वर्ड इसमें हमारे लिए यूज होते हैं जो कि परिभाषा को प्रभावी बनाते हैं। इसे हम बोलते हैं अपकेंद्रन एवं अभिकेंद्रन, या अपकेंद्रीय एवं अभिकेंद्रीय भी इसे हम कहते हैं। देखिए अपकेंद्रीय दाब क्या होता है? अपकेंद्रीय दाब ऐसा दाब होता है जो कि केंद्र से परिधि की ओर लगाया जाता है, अर्थात अंदर से बाहर की ओर लगाए जाने वाला दाब अपकेंद्रीय दाब कहलाता है। इस प्रकार के फिजिक्स में दो बल भी कार्य करते हैं, अपकेंद्रीय बल एवं अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जो कि केंद्र से परिधि की ओर लगाया जाता है, और अभिकेंद्रीय परिधि से केंद्र की ओर। अब देखिए केंद्र से परिधि की ओर अपकेंद्रीय दाब कार्य करता है, और परिधि से केंद्र की तरफ अभिकेंद्रीय दाब कार्य करता है। ये दोनों चीज हमें समझनी है। आप इसे ट्रिक से भी देख सकते हैं। अप का मतलब ऊपर होता है, ऊपर की तरफ बाहर होता है, अर्थात अंदर से बाहर की तरफ। देखिए अब परिभाषा पर हम पहुंचते हैं। देखिए कोशिका के अंदर जो विलयन होता है वो कोशिका झिल्ली द्वारा, जब विलयन बढ़ता है तो कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति की तरफ, अर्थात अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ एक दाब लगाया जाता है जिसे स्फीति दाब कहते हैं। अर्थात
आप डेफिनेशन के लिए ऐसा कह सकते हैं कि कोश का झिल्ली द्वारा कोश का भित्ति पर डाला गया अपकेंद्रीय दाब क्या कहलाता है? स्फीति दाब कहलाता है। इसे आप कह सकते हैं कि कोश का झिल्ली द्वारा कोश का भित्ति पर डाला गया अपकेंद्रीय दाब क्या कहलाता है? इसी प्रकार इसके बिल्कुल विपरीत देखिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप टीपी द्वारा। ठीक है, किस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? टीपी, टर्गर प्रेशर द्वारा। देखिए, इसके बिल्कुल विपरीत परिभाषा आप ले सकते हैं इसकी भित्ति दाब की। भित्ति दाब क्या करता है कि कोश का भित्ति द्वारा, बिल्कुल इसके विपरीत है, कोश का भित्ति द्वारा कोश का झिल्ली पर डाला गया अभिकेंद्रीय दाब क्या कहलाएगा? भित्ति दाब कहलाएगा। कोश का भित्ति द्वारा कोश का झिल्ली पर डाला गया अभिकेंद्रीय दाब भित्ति दाब कहलाता है। इसे हम WP द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। TP एवं WP हमने पढ़ लिए हैं। और आप ये भी कह सकते हैं WP में, बॉल प्रेशर में, कि स्फीति दाब के विपरीत लगाया गया दाब क्या कहलाता है? भित्ति दाब कहलाता है। लास्ट टॉपिक हमारा दाब का बचा है और वो है विसरण दाब न्यूनता या DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। इसे हम बोलते हैं DPD। मोस्ट टॉपिक आपका है DPD, विसरण दाब न्यूनता। अब देखिए विसरण दाब न्यूनता क्या होती है। सबसे पहले एक चीज आप समझेंगे कि जो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर का DP क्या होता है? मैक्सिमम होता है, उच्च होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि शुद्ध जल का विसरण दाब उच्च होता है। अब देखिए, विलायक का जब जल क्या है? एक अच्छा विलायक है, विलायक के रूप में कार्य करता है। अब देखिए, जब इसमें विलायक में विलेय के अणु मिलाएंगे तो क्या होगा? विलयन तैयार हो जाएगा। और जब विलयन तैयार होगा तो विलयन का जो विसरण दाब होगा वो विलायक की तुलना में क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इसका क्या है? उच्चतम है। अब विलयन का जो DP है, डिफ्यूजन प्रेशर है, विसरण दाब है, कम होगा, विलायक का अधिक होगा। तो देखिए, ये जो विलयन का विसरण दाब है, इसमें जो कमी हो रही है विलायक की तुलना में, यही क्या है? विसरण दाब न्यूनता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि विलयन के विसरण दाब में विलायक की तुलना में होने वाली कमी क्या है? विसरण दाब न्यूनता है। यही बात इसमें जाननी है बस कि विसरण दाब न्यूनता क्या है। इसे क्या बोलते हैं? DPD बोलते हैं। और देखिए, जैसे जैसे विलायक का विसरण दाब कम होता जाएगा, विसरण दाब कम होगा तो क्या होगा? परासरण दाब बढ़ेगा। अब देखिए, जब परासरण दाब बढ़ रहा है, और परासरण दाब किसके ऊपर लगता है? विलायक के ऊपर लगता है। अर्थात विलयन क्या कर रहा है? विलयन विलायक के अणुओं को जो ऊर्जा है उसको अवशोषित करने के लिए उत्तेजित कर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो DPD है, विसरण दाब न्यूनता है, वो विलायक को क्या करती है? उत्तेजित करती है कि वो विलायक जो है उसकी विसरण दाब को कम करे। अर्थात वो विलायक से क्या करता है? विसरण दाब को चूसता है, एनर्जी का लॉस करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? चूषण दाब भी कहते हैं। और देखिए, जो DPD होता है उसकी एक बहुत ही नॉर्मल सी परिभाषा है जो कि इसके व्यंजक से ली गई है। इसे बोलते हैं DPD = OP - TP। अर्थात परासरण दाब एवं स्फीति दाब के अंतर को क्या बोलते हैं? विसरण दाब न्यूनता बोलते हैं।
अब देखिए कुछ संबंध हम पढ़ेंगे दाबों के मध्य, और ये संबंध हमें समझने हैं। और सबसे पहले जो संबंध हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दाबों में संबंध। दाबों में संबंध एट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। जैसे कोई फ्लैक्सिड सेल है, फ्लैक्सिड सेल किसे बोलते हैं? शिलत कोशिका को बोलते हैं। एक कोई पिचकी हुई कोशिका है, इसको क्या बोलते हैं? शिलत कोशिका बोलते हैं, या फ्लैक्सिड सेल हम इसे बोलते हैं। इसके चारों तरफ वाटर फील्ड है। देखिए ये क्या है? शिलत कोशिका है, शिलत कोशिका। देखिए शिलत कोशिका जब फ्लैक्सिड सेल है तो सामान्य सी बात है, इसकी जो कोशिका भित्ति है उस पर कोई दाब कार्य नहीं कर रहा है, अर्थात इस पर कोई दाब नहीं कार्य कर रहा है, तो इसका जो टीपी है, स्फीति दाब है, वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब देखिए इसका स्फीति दाब शून्य हो जाएगा तो क्या होगा? इसका परासरण दाब, देखिए कोशिका रस का जब स्फीति दाब शून्य हो जाता है तो इसका परासरण दाब किसके बराबर हो जाता है? विसरण दाब न्यूनता के बराबर हो जाता है, क्योंकि कोशिका पर कोई भी स्फीति दाब कार्य नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया? परासरण दाब एवं विसरण दाब न्यूनता में संबंध। और क्या संबंध हो गया? जब किसी शिलत कोशिका में कोई भी स्फीति दाब कार्य नहीं करता है तो स्फीति दाब का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और परासरण दाब क्या होता है? विसरण दाब न्यूनता के बराबर होता है। अगला जो आपका टॉपिक है वो इसमें हम संबंध इसके मध्य ज्ञात करेंगे कि जब ये कोशिका टर्जिड हो जाएगी, यानी कि जब ये कोशिका स्फीत हो जाएगी तो क्या होगा, वो हम अभी देखेंगे। देखिए जब ये सेल है इसे अल्प पराश्री विलयन में रखा जाए, अल्प पराश्री विलयन में जब इस शिलत कोशिका को रखा जाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे जो जल के अणु हैं वो कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे, तो ये कोशिका क्या होगी? स्फीत हो जाएगी, अर्थात जल के अणु इस कोशिका के अंदर जाएंगे तो कोशिका क्या होगी? स्फीत हो जाएगी। और जब कोशिका स्फीत हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा? इसका स्फीति दाब, शिलत कोशिका है, फ्लैक्सिड सेल है, जब इसे हाइपोटेनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, अल्प पराश्री विलयन में रखते हैं, तो जल के अणु क्या है? इसमें प्रवेश करते हैं। और जल के अणु जब इसमें प्रवेश करेंगे तो धीरे धीरे कोशिका क्या होगी? स्फीत होती जाएगी। और स्फीत कोशिका जब होगी तो स्फीति दाब का मान धीरे धीरे बढ़ेगा। स्फीति दाब का मान जैसे ही बढ़ता है तो परासरण दाब का मान उसी के साथ साथ कम होता है। और हमने डीपीडी में पढ़ा था कि जैसे जैसे परासरण दाब कम होगा उसी प्रकार से विसरण दाब न्यूनता के मान में भी कमी आएगी। एक समय ऐसा आएगा कि विसरण दाब न्यूनता का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि वहां पर स्फीति दाब और परासरण दाब बराबर हो जाते हैं। और जो हमें यहाँ पर व्यंजक प्राप्त होगा वो क्या होगा? एट फर्स्ट हमने पढ़ा था डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। देखिए जब डीपीडी का मान शून्य हो जाएगा, यहाँ जब शून्य आ जाएगा तो ये क्रॉस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ओपी इज इक्वल टू टीपी। चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा और दोनों दाब क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। यही संबंध हमें यहाँ पर पढ़ने थे। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक आपका है जीव द्रव्य कुंचन एवं विकुंचन। जब इस कोशिका को अल्प पराश्री विलयन में रखा जाएगा या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो वो कोशिका क्या होगी? सिकुड़ जाएगी और जीव द्रव्य या तो मध्य में या एक कोने में सिकुड़ कर एकत्रित हो जाता है। इसे कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। और ये जो जीव द्रव्य कुंचन की प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है तो उसे कहते हैं प्रारंभी जीव द्रव्य कुंचन। ऐसी कोशिका को जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहते हैं, ऐसे जीव द्रव्य को कुंचित जीव द्रव्य कहते हैं। एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, अल्प पराश्री एवं अति पराश्री। इसको समझने के लिए हमारी पुरानी वीडियो आप विसरण एवं परासरण वाली देख सकते हैं, उसमें संपूर्ण इसके बारे में विवरण है कि अति पराश्री क्या होता है, अल्प पराश्री क्या होता है, सम पराश्री क्या होते हैं।
हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। तीनों सॉल्यूशंस इसमें आपको दिए गए हैं। एक बार और आप जीव द्रव्य कुंचन एवं विकुंचन पढ़ लें और देखें परिभाषा क्या होती है। देखिए जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है, जब किसी शिलत कोशिका को अल्पपरासी विलयन में रखा जाता है तो उस कोशिका में से जल के अणु निकलकर कहाँ जाते हैं, अल्पपरासी विलयन की तरफ जाते हैं, तो कोशिका सिकुड़ जाती है और जीव द्रव्य सिकुड़ कर एक कोने में एकत्रित हो जाता है। इसे कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। और इस प्रक्रिया के प्रारंभ के जो स्टेप हैं उसे कहते हैं प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। इसके विपरीत जब इस कोशिका को अतिपराश्री विलयन में रखा जाएगा तो कोशिका के जो जीव द्रव्य है उसके अंदर क्या करेगा, जल के अणु प्रवेश करेंगे और जब जल के अणु प्रवेश करेंगे तो कोशिका स्फीत हो जाएगी। इसे हम कहते हैं जीव द्रव्य विकुंचन। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इसमें जो आपको देखनी है, इस प्रक्रिया का प्रदर्शन जो किया जाता है रोहियो डिस्कलर, एक पौधा है रोहियो डिस्कलर, इसकी पर्ण द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। ये केवल आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। आपने पढ़ लिया आज विभिन्न दाब कोशिका में कार्य करते हैं। जो आपने पढ़े जीव द्रव्य कुंचन एवं विकुंचन आपने पढ़ा। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक्स आसानी से समझ में आ गए होंगे और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। नोट्स संबंधित या बायोलॉजी से संबंधित किसी भी तरह की आपको समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए और देखते रहिए DS यूनिक बायोलॉजी। धन्यवाद, इंतजार करें अगली वीडियो का।